हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज्योग्राफी क्लासेस। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड का पतन। किस तरीके से लैंड की क्वालिटी में मतलब गिरावट आते जा रही है। देखो यहाँ डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो, लैंड का मतलब तो आपको पता है कि ये जमीन से रिलेटेड है, ठीक है, सॉइल से रिलेटेड है। लेकिन डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? एक होता है अपग्रेड, एक होता है डाउनग्रेड, ठीक है। यानी कि डिग्रेड होता है वो क्या हो गया? कम होना। अपग्रेड मतलब क्या होता है? उसकी क्वालिटी में क्या आ रही है? क्वालिटी बढ़ रही है। और डिग्रेड मतलब होता है उसकी क्वालिटी का कम होना। यानी लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है किसी भी कारण से अगर जमीन की क्वालिटी यानी लैंड की क्वालिटी कम हो रही है तो उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर बहुत ज्यादा काम करने की क्वालिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होते जा रही है, तो वो आपके पावर में क्या है? एक तरह का डिग्रेडेशन है। तो उसी तरीके से अब हम समझेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड। देखो बहुत बड़े स्केल पर जो सॉइल इरोजन होता है वो होता है रनिंग वाटर की वजह से। एक देखिए इस लाइन को फोकस करें आप, रनिंग वाटर एंड विंड। अब देखो ये इनका काम क्या है? ये कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेड करते हैं, ठीक है। अब आगे एक बार देखते हैं, धीरे धीरे चीजें सारी समझ में आएंगे और मैं समझाऊंगा भी काफी अच्छे से। तो आप बस वीडियो को फोकस बना रखिए। जी हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, इधर उधर ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान दीजिए। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। अब देखो आगे, सबसे पहले तो यहाँ हमने पढ़ा, ठीक है, रनिंग वाटर और जो विंड की वजह से क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। देखो सॉइल इरोजन, यहाँ आप बोलोगे सर लैंड डिग्रेडेशन पढ़ रहे हैं तो सॉइल इरोजन लिखा हुआ है, तो सॉइल लैंड अलग नहीं होता है, ठीक है। सॉइल इरोजन मिट्टी कटना भी लैंड डिग्रेडेशन ही कहलाता है, उसी में आता है। तो डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स का डंपिंग, ठीक है, क्या कहां से? फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। जहां पर माइनिंग होता है, देखो डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल को जो हम लोग फेंक देते हैं ना, कहीं पर ले जाकर फेंकते रहते हैं। आप इन जहां पर इंडस्ट्रीज है बहुत ज्यादा या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास आप देखिएगा कि इंडस्ट्रीज के वेस्ट को बहुत बड़े एरिया में फेंक दी जाती है, तो उस वजह से भी लैंड की क्वालिटी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन leads to increase in salinity and alkalinity in the soil। अब देखिए इसमें क्षारीय कहते हैं, यानी कि जो इसको हम लोग वो बोल सकते हैं कि जिस तरीके से होता है ना, आपने देखा होगा कि समुद्र का पानी मतलब बहुत ही ज्यादा खारा होता है, तो ये खारेपन आखिर क्यों आता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर बता रहे हैं ओवर इरिगेशन, जब ओवर इरिगेशन होगा तो वाटर का अमाउंट क्या होगा? वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब वाटर का अमाउंट धीरे धीरे कम होगा तो ऐसे कंडीशन में जो केमिकल्स है उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी वाटर में, तो ऑब्वियसली वाटर क्या हो गया? पॉल्यूट हो गया ना। वाटर में वाटर की जो क्वालिटी थी वो कम हो गई। तो ओवर इरिगेशन, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक गिलास वाटर में आपने क्या किया, 2 चम्मच आपने चीनी डाल दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया आपने, वो धीरे धीरे का वाटर लेवल कम हो रही है, मान लीजिए कि आपने इसे घोला नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे अगर वाटर लेवल कम होते जाएगी, एक गिलास वाटर में अगर आपने 2 चम्मच चीनी डाला तो वो तो सही है, यानी कि वक्त के साथ अगर वो चीनी घुल भी गया तो उसमें अमाउंट जो है बिल्कुल पीने लायक रहेगा, यानी मीठा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वाटर बहुत तेजी से हमने कम किया। अब जब वाटर कम हो गया तो वो जो 2 चम्मच चीनी है वो अब क्या करेगा, इसको बहुत ज्यादा मीठा कर देगा। तो जस्ट इसके ऑपोजिट आप समझ सकते हो कि ओवर इरिगेशन की वजह से जो बाकी केमिकल्स है वो वाटर को क्या कर देते हैं? खारा बना देते हैं,
ठीक है, जिसके वजह से वहां भी लैंड डिग्रेडेशन होता है जमीन की। देखो अब जो नीचे का जो सरफेस में जो वाटर है उसके वजह से क्या होता है कि ऊपर जो है सॉइल को मॉइस्चर मिलता रहता है, लेकिन जब वाटर का पोर्शन ही अगर नीचे चला जाए, वाटर का लेवल ही नीचे चला जाए तो सॉइल को मॉइस्चर नहीं मिलता है और उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग होने लगते हैं, जिसके वजह से वो बंजर हो जाता है और उस पे फसलें वगैरह नहीं लगाई जा सकती। हमें अलग से इरिगेशन की जरूरत होती है और जमीन का वाटर लेवल फिर से नीचे जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलते रहने से धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन बहुत ही तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है। अब देखो आगे अगर हम बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग की, तो देन ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन। लुक हियर, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन की बात की गई है। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग का मतलब तो होता है जानवरों को खिलाना, ठीक है। ये वो जो जानवर आपने देखा होगा कि जानवर अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर खाते रहते हैं, ठीक है। तो ओवर मतलब क्या हो गया? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कहीं भी अगर ओवर वर्ड का यूज हो रहा है इसका मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा। ओवर वर्ड का यूज होने का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा। तो ओवर ग्रेजिंग का मतलब हो गया है कि जितनी लिमिट है उसकी, जितना उसका पोटेंशियल है उससे ज्यादा उससे काम निकालना। इससे क्या होता है कि चीजें खत्म होने लगती है। तो ओवर ग्रेजिंग भी बहुत बड़ा कारण बनता है। किस तरीके से मैं आपको एक बार समझा दूं। मान लीजिए कहीं पे ग्रास है, घास है, ठीक है। अब उस पे एक बार अगर उसको किसी जानवर ने खा लिया तो वो थोड़ा वक्त लेता है ना वापस से ग्रो करने में, लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत उसे मतलब लगातार अगर खाते गए तो उसे अगर बढ़ने का मौका ही नहीं मिला तो वो तो धीरे धीरे सूख जाएगा, ठीक है। यानी जितनी जरूरत है वहां पर मतलब कि उसके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए, दोबारा से खुद को रिन्यू करने का एक टाइम होना चाहिए। और रिन्यू करने से पहले यानी रिन्यूएबल टाइम से पहले अगर उसका फिर से यूज कर ले हम तो वो वापस रिकवर खुद को नहीं कर पाता, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो जब हम किसी चीज के रिकवर होने से पहले ही दोबारा उसका यूज करने लगे तो वो चीजें खत्म होने लगती है, जिसको हम लोग ओवर यूज कहते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग का मतलब ये हो गया कि चीजों को मतलब जो ग्रासेस है या फिर जो वेजिटेशन है उसको रिकवर होने से पहले, दोबारा आने से पहले दोबारा उसको ग्रेज कर लेना। इससे क्या होता है कि चीजें खत्म होने लगती है। डिफॉरेस्टेशन बाय मैन का मतलब क्या हो गया कि जो पेड़ जो काटे जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये भी क्या होता है कि इसके वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि पेड़ के वजह से ही लैंड की क्वालिटी भी बनी हुई होती है। सॉइल इरोजन नहीं होता, उसकी जो जड़ें होती है मिट्टी को पकड़ कर रखती है। देखिए एक एग्जांपल, आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आपके घर में या फिर आंगन में देखना एक तरफ कहीं ना कहीं घास होगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं घास आपको मिलेगा, दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा एरिया होगा जहाँ पर कोई भी घास नहीं है। तो आप एक काम करना, आप एक गिलास पानी या एक बकेट जो पानी होता है पानी ले करके जाना और दोनों तरफ एक बकेट पानी आप क्या करना घास के ऊपर जोर से फेंकना और दूसरे जो बकेट पानी है वो उस जगह पर फेंकना जहाँ घास नहीं है। आप क्या देखोगे पता है? आप देखोगे कि जिस जगह पर घास है वहां पर एक बकेट पानी फेंकने के बावजूद भी कुछ असर नहीं हुआ, वहां से मिट्टी बाहर नहीं आई। लेकिन जहां घास नहीं है वहां थोड़ा गड्ढा हो जाएगा। यानी मतलब कि जहां पर घास है उस घास की जड़ों ने क्या किया? मिट्टी को पकड़ के रखा है, सॉइल इरोजन होने से बचा दिया। लेकिन जहां नहीं है वहां सॉइल इरोजन हो गया। इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनता है। आगे अगर हम बात करें तो देखो लिखा हुआ कि वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पॉल्यूट द लैंड्स। इंडस्ट्रियल यूनिट्स, देखो इंडस्ट्रीज में पानी की जरूरत होती है मशीनों को ठंडा करने के लिए और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी। तो ऐसे कंडीशन में जब वेस्ट मटेरियल पानी के संपर्क में आता है तो वो पॉल्यूट हो जाता है। अब वही वेस्ट मटेरियल जब जमीन के संपर्क में आता है तो ऑब्वियसली क्या है कि पॉल्यूट होने के बाद वो जमीन को भी पॉल्यूट कर देगा। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं वो भी जमीन को पॉल्यूट कर देते हैं। देखिए आगे अगर बात करें तो मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। आप देखो जहां पर पत्थरों को पीसने का काम होता है ना, जैसे मान लीजिए सीमेंट फैक्ट्री में भी ऐसा होता है। तो जिस जगह पर हम लोग चीजों को पीसते हैं वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में डस्ट निकलते हैं। और ये डस्ट क्या होता है? डस्ट देखना, जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके घरों में देखना अगर आप सफाई ना करो तो एक दिन के बाद देखना, एक दो दिन में आप देखना कि वहां हर जगह टेबल चेयर पर बहुत ही ज्यादा धूल जमा हो जाता है, होता है ना। जबकि आपके आसपास आपके घर में कहीं पर वैसा कोई काम नहीं हो रहा जिससे कि धूल हो।
बिना काम के भी आपके क्या हुआ, डस्ट जमा हुआ, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है, बहुत ही इरिटेशन फील होता है। ऐसे कंडीशन में आप उन इंडस्ट्रीज के बारे में सोचिए जहां पर माइनिंग जैसे काम होते हैं, जहां पर ग्रीनिंग जैसा काम होता है, जिससे इतना ज्यादा डस्ट निकलता है कि वो डस्ट कहां जमा होगा, वो डस्ट जमा होता है जमीन के ऊपर। अब देखिए इससे नुकसान क्या होता है। अगर डस्ट अगर आसमान में भी हुआ, यानी कि अगर हवा में भी चला गया, तो पानी यानी बारिश के साथ वो नीचे जमीन पर ही आएगा। यानी हर हालत में डस्ट को कहाँ आना है, लैंड पर आना है। तो लैंड में बहुत ज्यादा मतलब फिल्ट्रेशन का काम जब होता है ना, तो यानी कि आपको पता है कि लैंड में फिल्ट्रेशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक जो है छेद होते हैं। सपोज जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए एक लैंड है, यहाँ पर अगर बारिश होती है लैंड पर, तो यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है और नीचे क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है। लेकिन जो डस्ट है ना, डस्ट इसके ऊपर जमा हो जाते हैं। डस्ट के जमा होने के बाद, ये इंडस्ट्रियल डस्ट है, ठीक है, डस्ट के जमा होने के बाद ये जो पानी है वो नीचे की ओर नहीं जा पाता, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता और ये फ्लो करके बाहर चला जाता है। इस वजह से क्या होता है कि फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता और ये हमारे जमीन को पॉल्यूट कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। नाउ लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। आखिर अगर लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है तो आखिर इससे किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगर नहीं भी पढ़ते तो आपके पास कुछ कॉमन ऐसे सेंस भी होगा, यानी कॉमन सेंस के थ्रू भी आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से जमीन को बचाया जा सकता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स अभी पढ़ लेते हैं जिससे आपके नॉलेज में और भी ज्यादा चीजें जुड़ जाए। Soil erosion can be prevented by, soil erosion को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, by ending deforestation, डिफोरेस्टेशन को खत्म करके, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, यानी कि ग्रेजिंग जो ओवर ग्रेजिंग होता है उसको कंट्रोल करके, और इनकरेजिंग एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को लगाना। इनकरेजिंग मतलब क्या होता है, उत्साह बढ़ाना, यानी लोगों को हम लोग इनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो पेड़ लगाए। और अगर पेड़ लगाते हैं तो ऑब्वियसली एक तरफ हम पेड़ काटना बंद कर दे, दूसरी तरफ पेड़ लगाना शुरू कर दे, तो चीजें अपने आप मेंटेन हो जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, नेचर अपने आप बैलेंस बना देगी। ठीक है, प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज। हिली एरिया में टेरेस फार्मिंग को हम लोग प्रैक्टिस करके भी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस will help to prevent land degradation in desert। देखिए ये सैंड ड्यून्स क्या होता है, इससे क्या डेजर्ट बढ़ते हैं। ठीक है, डेजर्ट ऐसा होता है ना कि वो हर साल वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, उसका फीचर होता है फैलना, लेकिन उसको फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं, वहां पर प्लांट्स लगाकर। अगर हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन को रोकता है। इस तरीके से हम वहां पर डेजर्ट एरियाज में भी क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, या शेल्टर बेल्ट बना करके भी हम लोग चीजों को यानी लैंड को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके। जैसा भी हो, देखिए दोस्तों जरूरी है, माइनिंग जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, हम अपने आप को और भी ज्यादा डेवलप करते हैं। लेकिन अपने डेवलपमेंट के चक्कर में हम ऐसा भी ना करें कि हम अपना ही नुकसान कर बैठे। इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने सुना ना नाम, हाँ, उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो माइनिंग भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली treated to remove the harmful substances। यानी कि सपोज इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्रीज में काम हो रहे हैं तो वेस्ट निकलेंगे ही निकलेंगे, तो ऐसा नहीं कि वेस्ट को पूरा ही बाहर कर दे, उसमें हमें क्या करना चाहिए ना, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वेस्ट जो वेस्टेज है उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स उसको बाहर निकाल करके फिर हमें जमीन पर फेंकना चाहिए, जिससे कि जमीन का नुकसान ना हो, लैंड का नुकसान ना हो। बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोमैन्योर। देखिए अर्बन वेस्ट का इस्तेमाल किस में करना चाहिए, तो बायोगैस या जो मैनर्स है उसकी प्रोडक्शन पर करना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके, चीजों को दोबारा से रीयूज कर सके। हमने पढ़ा था ना रिसोर्सेज में कि रीयूज क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं, अभी वही चैप्टर चल रहा है और इसके बाद जो है कुछ वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। आगे देखते हैं, ओवर इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड। ओवर इरिगेशन भी
हमें रोकना चाहिए। तो ओवर इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन शुड बी फॉलोड। और जो इरिगेशन के नए मेथड को भी हमें फॉलो करना चाहिए। ओवर इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था ना, वो ओवर का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेना। तो इरिगेशन के लिए वाटर का एक्सट्रैक्शन उतना ही किया जाए जितनी जरूरत है, ज्यादा करने पर वाटर लेवल भी कम हो जाएगा। और इरिगेशन के नए नए मेथड्स को भी फॉलो करने चाहिए। जैसे भी आपने सुना होगा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल, इससे क्या होता है, पानी का कम अमाउंट ही यूज होता है, मतलब उतना ही यूज होता है जितने की जरूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो सॉइल एज अ रिसोर्स। अभी हमने पढ़ा ना लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, क्या कि किस तरीके से लैंड डिग्रेड हो रहा, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स टू अस। More than 95% our needs fulfilled by the land resources only। यानी कि हमारे 95% से ज्यादा जो जरूरतें हैं वो किसके द्वारा फुलफिल की जाती है, लैंड रिसोर्सेज के थ्रू ही। और लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, हमारे ओवर यूज के वजह से, और भी नेचुरल कारण भी है, मैन मेड रीजंस भी है। तो उसको हमने उसे किस तरीके से मेजर्स किया जा सकता है, किस तरीके से रोका जा सकता है, वो हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला सॉइल एज ए रिसोर्स स्टार्ट हम करेंगे। तो सॉइल एज ए रिसोर्स, अब देखो यहाँ पर क्लियर मेंशन क्या हुआ है, सॉइल। सॉइल अभी मैंने बताया था होता क्या है। Soil is the most upper layer of the earth crust, यानी अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपरी लेयर जो होता है वो होता है सॉइल, ठीक है। अब सॉइल क्या है, एज ए रिसोर्स के फॉर्म में। इस बच्चे के हाथ में आप देख सकते हो कि मिट्टी है। आखिर ये मिट्टी बना कैसे, मिट्टी कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देखिए अगले वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, जिससे कि अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले। तो लेकिन उससे पहले हम सॉइल के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। देखिए द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट व्हिच इज लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपरी लेयर जो कि क्या है, लूज भी है, ब्रोकन भी है, और प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, उसको क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। आप चाहे तो ये डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। सॉइल कंसिस्ट ऑफ, अब देखो सॉइल किससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर सच एज सैंड एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म्स। ये इससे क्या है, मिट्टी बनी है, ठीक है। बैक्टीरिया, ये अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। आपने सुना होगा कि हम डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया कन्वर्ट करके प्लांट्स के थ्रू हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। आपने सुना होगा, बिल्कुल आप अपने साइंस टीचर से पूछ सकते हैं। तो ऐसे में देखिए सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर सच एज सैंड एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म्स। तो ये चीजें हैं। आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही होगी या कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है, सॉइल इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब ये वेदरिंग क्या, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग होता है टूटना किसी चीज का, यानी कि जो चट्टाने हैं, चट्टाने धीरे धीरे टूटती है और उसके बाद उसमें क्या होता है कि टाइम के साथ ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग के रिजल्ट के रूप में क्या होता है, ए लेयर ऑफ लूज रॉक मटेरियल्स is formed on the land surface, is formed on the land surface। देखो मैंने भी कहा ना कि जो रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूट टूट कर अलग हो जाते हैं, तो उनकी जो लेयर बन जाती है और वही क्या होता है, धीरे धीरे वक्त के साथ सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें जो भी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चीजें मिलने के बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। If this layer remains undisturbed for a long period of time, chemical and physical and organic changes take place in it। अगर मान लीजिए कि वो जो वेदरिंग हुआ और वो एक सरफेस पे जमा होता है, अगर वो लंबे समय तक उसे अगर डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो क्या होगा, केमिकल चेंजेस की वजह से फिजिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस उनमें होने लगेगा। यानी केमिकल चेंजेस भी होंगे, फिजिकल चेंजेस भी होंगे, ऑर्गेनिक चेंजेस भी हो सकते हैं, जिसके वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें वक्त बहुत लगता है। नेक्स्ट इज दिस चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये जो चेंजेस है ये सॉइल के फॉर्मेशन का कारण बनता है। अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से सॉइल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
Now the types of soil. There are 6 types of soils: alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil and mountain soil. बेसिकली हम लोग इन सॉइल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे और हम जानेंगे भी कि आखिर कौन से सॉइल में किस तरह के फसल भी उगाए जाते हैं। देखना, आपने कभी सुना होगा कि ब्लैक सॉइल यानी कॉटन की जो खेती होती है वो इंडिया के स्पेशली वो महाराष्ट्र गुजरात के आसपास बहुत ज्यादा होती है। जो पैडी यानी जो धान की जो राइस की जो खेती होती है वो स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा होती है। जो गेहूं की खेती होती है वो पंजाब साइड बहुत ज्यादा होती है। तो आखिर ये रीजन क्या है? क्लाइमेट के साथ साथ इसमें रेनफॉल की भी अमाउंट यानी क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल ये बहुत ज्यादा ये चीजें मायने रखती है और साथ ही साथ सॉइल की क्वालिटी और सॉइल का टेक्सचर भी मायने रखता है कि किस तरह की सॉइल किस तरीके के वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। तो ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सॉइल की सारी वेराइटीज के बारे में बढ़ते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। तो दोस्तों, आज का आपका होमवर्क है कि आपने अभी तक जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है उन सबको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा और नोट्स जो है वो हम आपको भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सॉइल के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।